स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज की वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने कहा था कि हम अभी क्वेश्चन सीरीज चलाने वाले वर्क पावर एनर्जी के ऊपर, जिसमें मैं वर्क पावर और एनर्जी के बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे क्वेश्चंस, लगभग 40 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर में जो फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े उन सब का यूजेस हम पढ़ लेंगे कि वो कहाँ पर कैसे किस तरीके से अप्लाई होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन चला दिया, आप उसको देख सकते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है, द फोर्स F इक्वल्स टू I प्लस 2J प्लस 3K, ओके, एंड is acting on a particle, takes it from the point R1, I cap, J cap and K cap, and the R2 is I cap minus J cap plus 2K cap. So work done will be, option A is minus 3J, option B minus 1J, option C 0 and option D 1J. So I want to tell you one thing. इस क्वेश्चन को करने का एक सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आप याद रखिएगा कि वर्क डन के लिए हमें सिर्फ दो ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो हमारे पास है, अब क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में, इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? देखिए, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है वो दो वेक्टर्स की पोजिशन है, यानी कि दो, पहले बॉडी यहाँ पर थी R1 पॉइंट पे, अब बॉडी कहाँ गई? R2 पॉइंट पे। किसकी वजह से? इस फोर्स की वजह से। तो एक्चुअल में हमें कुछ नहीं करना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, बस इतना याद रखना, इनिशियल और ये फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल। और अगर आप इसको ढंग से देखें तो ये वेक्टर की फॉर्म में दिया गया है, इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर नहीं हुआ, ये O और ये P। जब हम कहते थे कि भाई OP क्या होता है? P माइनस O, ये कुछ पोजीशन वेक्टर जैसा नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर आप दोनों तरीके से इसको समझ सकते हैं, एक पोजीशन वेक्टर से भी आप समझ सकते हैं, और नहीं तो डिस्प्लेसमेंट का जनरल फॉर्मूला जो हम हमेशा याद रखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। सो द डिस्प्लेसमेंट विल बी R2 which is I minus J plus 2K, and the R1 will be I, J and minus K, and the now displacement is I से I cancel, minus J minus 2J and the plus K cap. So it is the displacement. Okay, now work done will be F into Fs. So when I solved it, I plus 2J plus 3K minus 2J plus K cap. तो अगर हम इसको अब सॉल्व करेंगे, देखिए I का कोई एलिमेंट नहीं है तो I तो 0 हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया? माइनस का 4, 3 इंटू 1 कितना हो गया? प्लस का 3। तो हमारे पास आंसर कितना है? माइनस का 1J। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट है। तो ये था हमारा वर्क डन निकालने का तरीका, जो कि अभी हमने निकाला है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा, इसमें कोई चौड़ा मेथड नहीं है, इसको करने का बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम थोड़े 2-4 सिंपल क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे कि हमारा पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए। देन हम अपना हार्ड क्वेश्चंस के मेथड करना स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल moves along the axis from x equals to 0 to x equals to 5 meter. So x equals to 0 meter to x equals to 5 meter. Under the influence of a force is F is given by 7 minus 2x plus 3x square. So work done will be, options हमें दिए गए हैं 360, ऑप्शन B 85 जूल, ऑप्शन C 185 जूल, ऑप्शन D 135 जूल। अच्छा, तो अगर क्वेश्चन को ढंग से देखिए, हमसे कहा गया वर्क डन कितना होगा। अच्छा, यहाँ पे वर्क डन निकालना है तो ये सबसे इजी है। क्या करना है हमको? W इक्वल्स टू Fs हम लगाएंगे, फोर्स हमारे पास दी हुई, डिस्प्लेसमेंट भी दिया। अब यहाँ पर थोड़ा इस चीज़ को समझिएगा ढंग से। बॉडी जो थी वो x बराबर 0 से x बराबर 5 तक गई। इसका मतलब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, यानी कि s कितना होगा हमारे पास में? 5 माइनस 0 यानी कि 5 मीटर। तो इसका मतलब आपको 5 मीटर पर वर्क डन निकालना है। लेकिन
एक चीज़ और जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, और यहाँ पर कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार अगर आप F5 पर निकालोगे तो 0 का क्या होगा। तो मेरी बात ज़रा गौर से सुनिए, पहले हम 0 पर कितनी फोर्स लग रही है वो निकाल लेते हैं। तो x बराबर 0 पर फोर्स कितनी लगेगी, F = 7 - 2 × 0 + 3 × 0, टोटल कितना होगा 7 न्यूटन। यानी कि x बराबर 0 पे फोर्स कितनी है 7 न्यूटन है। तो इसका मतलब वहाँ पर वर्क डन कितना होगा F × S, फोर्स तो कितना होगा 7, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, इसलिए वहाँ पर वर्क डन कितना होगा 0। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है। तो अब x बराबर 5 पे निकालते हो, तो x बराबर 5 पे फोर्स कितनी निकल रही है 7 - 2 × 5 + 3 × 25, आंसर आएगा 72 न्यूटन। तो मतलब 5 मीटर पर जब हमारा ऑब्जेक्ट पहुंचा तब उस पर फोर्स 72 न्यूटन लग रही है। तो वर्क डन कितना होगा Fs 72 × S कितना हो गया हमारे पास में 5, आंसर आया कितना 360 जूल। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है 360 जूल। अगर आप इसको डायरेक्ट भी करते तो भी यही आंसर आता, लेकिन मैंने ये इसलिए समझाया क्योंकि हो सकता है किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये आया हो कि भाई 0 पर भी तो फोर्स लग रही है, x बराबर 0 पर भी तो वहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं निकाला, सॉरी वर्क डन क्यों नहीं निकाला। तो इसलिए नहीं निकाला क्योंकि वहाँ वर्क डन 0 है। आप डायरेक्ट भी करते तो भी आपके पास यही आंसर आता। तो आपको समझ में आ गया ये। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे हम। अब थर्ड क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव विद अ वेलोसिटी v 5 i cap - 3 j cap + 6 k cap, okay, and the force will be 10 i cap + 10 j cap + 20 k cap. So find the instantaneous force on a body, sorry instantaneous power on body. So यार अब इस चीज़ को ज़रा अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा आप लोगों के सामने। देखो हम जो NCERT का सिलेबस पढ़ते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें कट चुकी है, ये बात आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, बट नीट और जेई में अभी भी वो चीज़ें एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं अपनी वीडियोज़ में और भी जो टीचर्स वीडियोस बनाते हैं जेई मेंस और नीट के ऊपर लेक्चर्स बनाते हैं, वो उन सारे टॉपिक्स को कवर लेते हुए चलते हैं। इसीलिए आप किसी भी टीचर की अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कंटिन्यू उसी टीचर को देखते रहिए, या फिर अगर आप मुझे देख रहे हो मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो प्लीज़ कंटिन्यू मेरी वीडियोस को देखिए, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सब पता चलता रहे कि सिलेबस में क्या क्या है। क्योंकि मैं अपने नोट्स खुद बनाता हूँ और उसके बाद उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं मैं दूसरी चीज़ों को देख कर मैच करके सिंपलेस्ट वे में लिखता हूँ, ताकि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से छोटी से छोटी बारीकी चीज़ें मैं समझा सकूं और ज़्यादा डीप में ना जाते हुए मेन चीज़ें जिनसे हम क्वेश्चन आंसर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो आपके सामने रखूं, ताकि आपको ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े, ज़्यादा डीप में भी ना जाना पड़े और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चंस भी आसानी से हो जाए। तो इसलिए मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो अब अगर इस क्वेश्चन को बोले इसमें इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है तो यार पावर का फॉर्मूला तो P = W/T होता है, ये बात हम लोग सब जानते हैं। तो अब यहाँ तो मुझे पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा, टाइम मेरे पास कहीं नहीं दिया गया है, तो अब मैं क्या करूँगा। तो इस पोजीशन के अंदर हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर निकालने का सबसे अमेजिंग तरीका मैं अब आपको बताने वाला हूँ, जो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है P = FV। ये इसका एक फॉर्मूला होता है P = FV। अब आप कहेंगे FV कहाँ से लेके आए आप, तो ये फॉर्मूला एक्चुअल में बनता है इंस्टेंटेनियस पावर का, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है, जहाँ पर मैंने वर्क कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी को समझाया। वहाँ पर मैंने ये भी समझाया कि इंस्टेंटेनियस पावर कहाँ से आती है। आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, क्योंकि अभी इसको मैं करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। फिलहाल आप याद रखिए इस फॉर्मूले से इंस्टेंटेनियस पावर निकल जाएगी। F दिया हुआ है मेरे पास 10 i cap + 10 j cap + 20 k cap, एंड ये दिया मेरे पास 5 i cap - 3 j cap + 6 k cap। सो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये हमारे पास आंसर आएगा 50। अच्छा सॉरी मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, ऑप्शंस भी लिख देता हूँ। ऑप्शन से 200, ऑप्शन सी है हमारे पास 320, बी है, ऑप्शन सी है हमारे पास 140 और ऑप्शन डी हमारे पास 170। अच्छा अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप भी सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको पता चल जाए कि आंसर क्या आया होगा। -30 + 120, सो 170 में से 140 वाट, तो हमारा P कितना आया 140। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था
इंस्टेंटेनियस पावर का। ये इस फॉर्मूले से आप फटाफट निकाल सकते हो, ठीक है भाई। तो ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं थे। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े लेवल अप होंगे धीरे धीरे, तो उन क्वेश्चंस को अब हम करने वाले हैं। तो देखिए अब क्या लिखा हुआ है, अ पंप इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 800 kg ऑफ वाटर 800 kg of the water per minute from a 10 meter deep well and eject it with the speed of 20 meter per second, the required power in watts। अब मैं आपको एक फिजिक्स का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूँ। वैसे सीक्रेट नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन फिजिक्स की एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ बताने वाला हूँ कि जब भी आप फिजिक्स का इस दुनिया में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे आप नीट का करो, जेई का करो, बड़े बड़े एग्जाम्स का करो, चाहे किसी का भी करो, आपको सबसे पहले जो चीज़ें आपके पास दी होती है क्वेश्चन में वो लिख लेना। उससे हमको एक आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास हाइट दी हुई है किसकी, कुएं की, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास पानी का मास दिया हुआ है 800 kg, वो भी हमारे पास दिया हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन ये कह रहा है क्या होता है कि जब एक 10 मीटर गहरे कुएं से 800 किलो पानी को एक पंप की मदद से, जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, पानी की निकलने की स्पीड बता रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, तो उसको कितने वॉट की पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमसे ये पूछा है। ठीक है भाई साहब, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अब ढंग से समझिएगा। ये एक कुआं ले लिया, यहाँ पर हमने एक मोटर लगा दी, ठीक है। ये कुएं में पानी रख दिया, ये h हाइट का कुआं है जिसकी हाइट अभी 10 मीटर हमें दे रखी है, ठीक है भाई साहब। यहाँ पानी आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे निकालनी पावर, ठीक है, और मुझे पावर निकालनी है पर मिनट के हिसाब से, ध्यान रखिएगा, पर मिनट। तो पावर का एक फॉर्मूला होता है W/T, इसका मैं यूज लूंगा क्योंकि टाइम मुझे दिया हुआ है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। ध्यान रखिएगा, पर मिनट पे निकाल रहा हूं मैं, पर मिनट पे, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में लिखा पर मिनट। तो यहाँ पर मुझे T तो मिल गया, अब W की जरूरत है। तो भाई साहब ये 3 चीज़ों की मदद से हम W निकालेंगे। हम जानते हैं W बराबर होता है Fs, F की जगह मैं लिख सकता हूँ mg, H की जगह मैं लिख सकता हूँ कितना 10, क्योंकि हाइट यही है mgh। तो मतलब यहाँ पर इसका वर्क डन कितना हो रहा है, m कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर 10, m मेरे पास दिया हुआ 800 और g कितना मेरे पास 10, तो मेरे पास से टोटल आंसर आया 80,000 जूल। लेकिन क्योंकि मैं आपको हमेशा की तरह ऑप्शन देना भूल गया तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन है हमारे पास 6,000, ऑप्शन बी हमारे पास 4,000, ऑप्शन सी है हमारे पास 5,000 वाट, और ऑप्शन डी है हमारे पास 8,000। तो अब हमसे कहा गया भाई साहब आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए वर्क डन तो हमने निकाल दिया, लेकिन ये वर्क डन तो हुआ किसका, पानी को खींचने का नीचे से ऊपर। अब इस चीज को जरा ढंग से सुनेगा, बात क्या हुई, 800 किलो पानी था, पानी को जब ऊपर खींच रहे हैं तो ग्रेविटी नीचे लग रही है, क्योंकि ग्रेविटी तो पानी को नीचे रखना चाहती है, यानी कि ग्रेविटी को अपोजिट में हमने क्या किया, वर्क किया। समझ आ रहा है, इस चीज को समझिएगा। मान लेते हैं ये बॉल है, इस बॉल के अंदर पानी है, यहाँ एक बॉल है, चलिए मान लेते हैं एक बॉल है, उस बॉल को मैं कहीं पर बैठा बैठा यहाँ ऐसे खींच रहा हूँ, तो बॉल पे नीचे की तरफ तो mg फोर्स लगेगी, ये बात तो मैं भी मानता हूँ और आप भी मानते हो। तो उसी तरह पानी को मैं ऊपर खींचूंगा तो पानी पर एक फोर्स लग रही mg, बात खत्म। अब पानी कितनी हाइट तक जा रहा है, 10 हाइट तक, ये बात इस क्वेश्चन में मेंशन है। तो इसका मतलब इस पर वर्क डन कितना हुआ, 80,000 जूल। लेकिन ये तो सिर्फ पानी को ऊपर खींचने तक का हुआ, ये वर्क डन तो सिर्फ पानी को ऊपर खींचने तक का हुआ। लेकिन हमसे तो क्वेश्चन में एक बात और कही गई है कि पानी सिर्फ ऊपर खींच नहीं रहा है, बाहर भी बह रहा है, कितना, 20 मीटर प्रति सेकेंड। इस चीज को याद रखिएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वर्क डन अभी तक टोटली कंप्लीट नहीं हुआ। हमने सिर्फ वर्क डन निकाला है पानी को ऊपर खींचने तक का, बाहर
फेंकने तक फेंकने वाला नहीं निकाला है, तो अब वो भी निकालेंगे। तो बाहर फेंकने वाला तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। भाई वेलोसिटी आ गई मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाते 1/2 mv²। 1/2 m हमारे पास कितना हो गया 800, v हमारे पास 20 × 20। काटो भाई साहब, इसको काटोगे तो ये आएगा 400, ये भी कितना आया 400, टोटल आंसर हो जाएगा 16,000। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि ये आंसर ये आएगा 1,60,000, सॉरी 1,60,000 आंसर आया भाई साहब। मैंने गलती तो नहीं की? नहीं, बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं। गलत तो मैं कर भी नहीं सकता, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो मतलब ये आंसर आया हमारे पास में 1,60,000। तो अब ये हमारा टोटल वर्क डन है, तो ये वर्क डन नंबर 1 और ये वर्क डन नंबर 2। तो अब हमारा टोटल वर्क डन कितना हुआ 80,000 जूल प्लस 1,60,000 जूल, तो टोटल हुआ 2,40,000 जूल। ये हुआ, ये तो हुआ वर्क डन। तो अब निकालते हैं पावर। पावर कितना होगा 2000 डिवाइड बाय 60, 1 0 से 1 0 हमने काटा, 3 0 बचे, इसको भी काटा, आंसर आया 4000 वाट, यानी कि पावर कितनी आएगी 4000 वाट की। तो समझ आया मेरे भाइयों, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को 2 वर्क डन में डिवाइड किया। पहला वर्क डन पानी को कुएं तक खींचने के लिए, कुएं की हाइट तक खींचने के लिए, दूसरा कुएं से बाहर फेंकने के लिए। तो इस जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले ये देखिएगा प्रोसेस हो क्या रहा है, नहीं तो आप क्या करोगे सिर्फ इसको लिख दोगे, इसको किसी से काटोगे, आपका आंसर आएगा, आप वहीं पर हाथ मलते रह जाओगे कि मैं ये क्या करके आया। तो मज़ा आया इस क्वेश्चन को करने में, हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको। तो अब क्वेश्चन थोड़े आएंगे, मतलब अब इसी टाइप के आएंगे, थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे, उसको मैं आपको और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। एंड नाउ द क्वेश्चन इज अगेन, अब एक और क्वेश्चन आ गया है, उसमें मैं पहले ऑप्शंस लिख देता हूँ। मेरी आदत बड़ी ख़राब है कि मैं ऑप्शंस नहीं लिखता, स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर भुलक्कड़ है, इसलिए भुलक्कड़ नहीं रहूँगा मैं। अब मैं आपके सामने पहला ऑप्शन लिख देता हूँ। लिखा अ बॉल ड्रॉप्ड ऑनटू अ फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, इफ द 20% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी इज लॉस्ट, फाइंड द हाइट ऑफ बाउंसेस। सो ये कह रहा है भाई साहब, एक 10 मीटर की हाइट से आपने यहाँ से बॉल फेंकी नीचे, बॉल इस फ्लोर से आके टकराई और बाउंस बैक होती है। क्या होती है? बाउंस बैक होती है। क्वेश्चन में ये लिखा है। अब ये बॉल यहाँ टकराई 10 मीटर की हाइट से, ये बाउंस होकर वापस कहाँ जाएगी? ऊपर। जब ये बाउंस होकर ऊपर जाती है तब ये अपनी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का 20% खो चुकी होती है। ये थोड़ा मज़ेदार बात है सर। देखिए, सबसे पहले मैं इस बॉल की ऊपर से नीचे तक गिरने की पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकाल लेता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। m हो गया मेरे पास, सॉरी इसका मास दिया हुआ है, हाँ 10 मीटर मास नहीं दिया हुआ है, तो 10 मीटर की हाइट से इसको मैं फेंक रहा हूँ, इसका मतलब mgh। h कितना हो गया 10, तो मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 10। ये होगी हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब मैंने बॉल को फेंका, तो ये तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब बॉल फेंक के सीधी नीचे आई और फ्लोर को टच किया, फ्लोर को टच करके वापस ऊपर। जब फ्लोर को टच करके वापस ऊपर गई तब इसने अपनी 20% एनर्जी को क्या कर दिया? लॉस कर दिया। कौन सी? जो उसको ऊपर से मिली थी, यानी ऊपर से जो पोटेंशियल एनर्जी उसको मिली थी वो टकराने के बाद 20% कम हो गई। तो इसका मतलब अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी बची होगी? तो उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी रिमेनिंग 20%। 100 में से 20% पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, इसका मतलब बची कितनी? 80%। 80% भी किसकी बची? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का। लो भाई साहब, बन गया फॉर्मूला। निकाल ले आंसर, निकाल लेते हैं आंसर। तो 80% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 80/100। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh, और वो 10। अच्छा, रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी मैं मान लेता हूँ कि रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ होगी, तो फोर्स तो mg होगी। अब ये बॉल उछल के ऊपर गई, तो मान लेते हैं अगली बार इसने बॉल ने h' हाइट तय की है। कितनी हाइट तय की? h'। तो मान लेते हैं यहाँ पर h' हाइट तय की है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा है कि बॉल जब बैक होकर ऊपर जाएगी तो कितनी ऊपर जाएगी। जब गिरी तो 10 मीटर से गिरी, टप्पा खा के वापस ऊपर गई तो कितनी ऊपर गई वो भी देखना है, तो इसलिए मैंने उसका h' मान लिया। इसलिए मैं अब रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी को भी रख देता हूँ h'।
M से M, G से G कैंसल, इसको 1 0 से 1 0 कैंसल, 1 0 से 1 0 कैंसल, एच डैश हमारे पास कितना बचा 8 मीटर। इसका मतलब ये बॉल वापस टप्पा खा के 8 मीटर पे जाएगी। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत आसान था। तो चलिए हमने कितने लगभग 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। हाँ, ये 5वां क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम करेंगे हमारा 6वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भाई क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 16 है ये, मतलब ये अकेला क्वेश्चन बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो कॉपी है उसमें जो ग्राफ्स है वो सिर्फ लाइन से मैंने बना दिए, इसलिए मैं थोड़ा ग्राफ बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। हो सके तो थोड़ा आप इसको वीडियो को आगे कर ले ताकि आपको दिक्कत ना आए, नहीं तो आप ग्राफ को लेके कंफ्यूज हो जाओगे और फिर मुझे कहोगे कि सर आप बिना फालतू हमको करते हो कंफ्यूज। तो प्लीज़ आप पहले ग्राफ ढंग से बना लो। तो इसको बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इस वीडियो को लगभग 1 मिनट तक आगे कर दीजिए। चलो, अब मैंने बना लिया है एक ग्राफ। अब इसको ज़रा ढंग से देखिएगा, ये है यहाँ पर मीटर में और ये है हमारा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जूल पे। हमसे बोला गया है बॉडी विद अ मास ऑफ 1 kg मूव इन अ डायरेक्शन in the presence of a force which is described by the potential energy graph. If the body is related from the rest of x equals to 2 meter, if body is released from the rest at the x equals to 2 meter, then the speed when it crosses x equals to 5 meter. ओके, और ब्रैकेट में दिया गया इफ नेग्लेक्टेड डिसिपेटिव फोर्स। ओके, यहाँ पर हमसे कहा गया है कि अगर आप डिसिपेटिव फोर्स को नेग्लेक्ट कर दो तो क्या होगा। नहीं, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल, इसको ज़्यादा देखने की जरूरत है ही नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन को सिर्फ इतना समझ लीजिए, बॉडी रेस्ट पे थी, x बराबर 2 मीटर पे हमने क्या किया, बॉल को छोड़ दिया। कोई भी बॉडी थी, मैं बॉल मान लेता, बॉल को छोड़ दिया। तो जब 2 मीटर पे उसको हमने छोड़ा तो 2 मीटर पे उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि छूटते छूटते वो एकदम से नीचे आया, टप्पा आ गया, फिर वो वापस कहाँ गया, 5 मीटर से होकर गुजरा। तो हमसे पूछा है आप सिर्फ इतना बता दो कि उसकी स्पीड उस वक्त कितनी थी जब वो 5 मीटर पर गुजरा, 5 मीटर से गुजरा, बस इतना बता दो। तो ये तो बहुत आसान है। नहीं समझ आया ग्राफ, वापस बोलूँ, देखिए मैं जानता हूँ कुछ स्टूडेंट्स को अभी समझ में नहीं आया होता है। देखिए कुछ नहीं हुआ, एक बॉल को x बराबर 2 मीटर पर छोड़ दिया, बॉडी लिखा है इसमें, मैं बॉल ले रहा हूँ समझाने के लिए। x बराबर 2 मीटर पे बॉल को छोड़ा, जैसे ही बॉल को छोड़ा बॉल नीचे आई 2 मीटर पे, मतलब बॉल थी 2 मीटर पर, यहाँ पर ये देखिए ये लाइन जो है मीटर की लाइन है। तो 2 मीटर पर, ठीक है, बॉल को छोड़ा, बॉल ऐसे नीचे आई, मान लेते हैं हवा बहुत तेज चल रही थी, बहुत तेज हवा चल रही थी, तो बॉल ऐसे नीचे आई, यहाँ पर 2 मीटर वाली लाइन थी, यहाँ पर 5 मीटर वाली लाइन है, बॉल ऐसा आई नीचे और सीधा 5 मीटर को क्रॉस करते हुए बाउंड्री के बाहर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपको यहाँ पर सिर्फ क्या देखना है, एनर्जी कंजर्वेशन। आप पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे और हम उससे आंसर निकालेंगे। देखिए ढंग से सुनेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और x बराबर 2 मीटर पे बात करते हैं। तो देखिए x बराबर 2 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 6 जूल, इसीलिए मैंने लाइंस बनाई है। तो इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब बॉल को छोड़ा नहीं है तब कितनी है, 6 जूल। काइनेटिक एनर्जी मेरी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे थी, x बराबर 2 पे तो रेस्ट पे थी, तो ये चीज़ें मुझे मिल गई। क्या आपको ये बात समझ आई, x बराबर 2 पे तो क्या हो गया, 0, काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, 6 जूल। लेकिन x बराबर कितना, 5 मीटर पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 2 जूल, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 2 जूल।
काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 mv²। पार्टिकल का मास 1 kg दिया हुआ है, इसका मतलब 1/2v²। इसका मतलब इनिशियल में जो अगर मैं एनर्जी निकालूं जिसको हम लिखते हैं k प्लस यू, यहाँ पे ki प्लस ui, तो वो कितना हो जाएगा 6 जूल, क्योंकि ki तो 0 हो गया। और फाइनल की अगर मैं एनर्जी निकालूं तो वो कितनी होगी 1/2 mv² प्लस 2। ठीक है, इस j को हटा देते हैं। हम ये कह रहे हैं हमारे कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से कि इनिशियल एनर्जी प्लस फाइनल एनर्जी क्या है, बराबर है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का रूल अगर हम यहाँ पे लगाएं तो हम कहेंगे कि भाई इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी क्या है, बराबर है। क्यों कहेंगे, क्योंकि उसमें एक वर्ड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है नेग्लेक्ट डिसिपेटिव फोर्स। डिसिपेटिव फोर्स का मतलब है कि बॉल की रफ्तार कम नहीं हो रही है, बॉल जिस स्पीड से आ रही है उसी स्पीड से चलती रहेगी। मतलब ये बॉल डैम्प नहीं होगी, तो डैम्प नहीं होगी इसका मतलब एनर्जी तो कंजर्व ही रहेगी ना, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी मतलब इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी कंजर्व रहेगी। सो लेट गेट द आंसर। इनिशियल एनर्जी कितनी होगी 6 1/2 v² इक्वल्स टू 2 प्लस 2 को इधर भेजा तो 6 - 2 1/2 v² इक्वल्स टू कितना हो गया 4। इस 4 में से 2 को इधर भेजा तो हमारे पास कितना हो गया 8 का रूट किया तो आंसर आएगा 2√2 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि मेरी हमेशा की आदत की तरह मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, ऑप्शन में 2√2 मीटर पर सेकेंड है, ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, मैं इसको वापस समझा देता हूं अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो। ये पोटेंशियल एनर्जी है ये रे, और ये हमारा क्या है मीटर दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है x बराबर 2 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 6 थी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्योंकि पार्टिकल रेस्ट में था, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी 6। अब उसके बाद x बराबर 5 पे आपने देखा कि इसकी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी वो 2 जूल है, x बराबर 5 पर टोटल काइनेटिक एनर्जी 1/2 है, v² हो जाएगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कुछ तो होगी बाद में क्योंकि पार्टिकल हमारा चल रहा है, बॉडी हमारी चल रही है। ठीक है, तो उसका हमने लिखा फाइनल। अब हम आप क्वेश्चन में था नेग्लेक्टेड डिसिपेटिव फोर्स, इसका मतलब यहाँ पर कोई डिसिपेटिव फोर्स है नहीं तो एनर्जी क्या रहेगी कंजर्व रहेगी। सो नाउ द हमारे वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमारा छठा क्वेश्चन भी हो गया। चलो अब 7वां 8वां भी कर लेते हैं, 9वां 10वां भी कर लेंगे, फटाफट कर लेंगे, इसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, इसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ओके, लिखा हुआ है अ बॉडी हैज अ काइनेटिक एनर्जी E when the projected of the angle of projection at the maximum range is the kinetic energy at the height of point is will be। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात भी नहीं है। क्वेश्चन में बोला है कि भाई साहब अगर आप किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो, जैसे ये आपने उसको ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया, उसको ऐसे फेंका, तो फेंकने पे क्या वो प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ जिससे वो मैक्सिमम रेंज पे गया, यानी कि हमारे पास रेंज कहाँ इतनी मिली मैक्सिमम मिली। रेंज मैक्सिमम पता कितने एंगल पे मिलती है, थीटा बराबर 45 डिग्री। इसका मतलब जब मैं इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाऊंगा क्या u, ये तो हो जाएगा ux cos थीटा और ये हो जाएगा u sin थीटा। तो इसका मतलब जब मैं इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाऊंगा, तो कितना मिलेगा मुझे, कितना मिलेगा, ये तो मिलेगा। इसका मतलब अब मुझे रेंज बोला है, इसका मतलब मुझे ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अबे रेंज तो हम ऐसे ही नापते हैं ना, तो इसका मतलब कंपोनेंट ये वाला लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ux cos थीटा। इस ux को मैं u ही लिख लेता हूँ, फायदे में रहूँगा। चलिए इसको ux लिख लेते हैं और इसको u लिख लेते हैं, फायदे में रहेंगे। मैं कंफ्यूज, मैंने यहाँ सिर्फ बताने के लिए बताया था कि ux और uy, ताकि आपको पता चले कि किस एक्सिस में काम हो रहा है। तो इसको लिखा ux बराबर u cos थीटा। हुआ ये प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन पे डिटेल्स वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने सब समझाया कि कंपोनेंट कैसे बने। तो देखिए हमने इसको एक u इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका है, ठीक है। अब u से फेंकने की वजह से यहाँ u के थीटा एंगल से फेंका है, इसकी वजह से यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। ये बनेगा u cos थीटा जो कि x एक्सिस पे बनेगा, एक बनेगा u sin थीटा जो कि किस डायरेक्शन में बनेगा y एक्सिस में। अब क्योंकि क्वेश्चन में रेंज मैक्सिमम दी हुई इसलिए हम कौन सा ले रहे हैं u cos थीटा। अब cos कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, तो u cos 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, तो आंसर कितना आएगा u/√2।
ओके चलो, हमारे पास वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी आ गई, u/√2। चलो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अच्छा इसने काइनेटिक एनर्जी को लिया है ई से, किससे लिया, ई से, तो 1/2 mv²। v की जगह कितना रख देंगे, ये रख देंगे u/2, m इसका रखा u/2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा 1/2 m u²/2। हमारे पास ये आंसर आया। अब अगर इस क्वेश्चन को जो है ढंग से देखो, ढंग से देखना। अब ये बोल रहा है कि जब ये मैक्सिमम रेंज पे आया तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये बताओ। तो कुछ नहीं करना, हम कहते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी, हमने इस फॉर्मूले को इससे लिया, ये हमारा मेन एनर्जी का फॉर्मूला है, और हमने जो ये एनर्जी निकाली इसको हमने रख दिया ई डैश के इक्वल। ये अब जो एनर्जी देखे, ये एनर्जी कब थी, ये एनर्जी का मेन फॉर्मूला 1/2 mv, इसको जब पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब ये था, ठीक है। और अब हमने कहा कि जब हमने v की जगह कितना रखा, u/√2, जो कि हमने वेलोसिटी निकाली है, फाइंड की है, तब हमने कहा जो टोटल आंसर आया उसको हमने कितना माना, ई डैश। तो हमारा जो ई डैश आया वो कितना है, 1/2 mu²/2। अब अगर मैं इस 2 को थोड़ी देर के लिए हटा दूँ, इसको ऐसे लिख दूँ 1/2 अलग से, तो ये पूरा फॉर्मूला किसके बराबर हो गया, ई के बराबर हो गया। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, तो ई डैश किसके बराबर हो जाएगा, e/2। ये हमारा आंसर। और आपको इतना पढ़पंच करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको मैक्सिमम रेंज की बात पूछ ले और आपसे पूछ ले कि उस पॉइंट पे एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी हमेशा e/2 ही होगी, ये याद रखिएगा। ये ज़्यादा मतलब ये थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन नहीं है, ये मतलब बहुत ईजी है ये, क्योंकि आप कभी भी अपनी लाइफ में कोई भी क्वेश्चन करें, अगर मैक्सिमम रेंज का क्वेश्चन है उसमें एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ ले तो उसमें e/2 ही आएगा। आप अगर प्रोजेक्टाइल मोशन क्वेश्चन करोगे तो आपको एक गारंटीड मिलेगा, ये क्वेश्चन गारंटी के साथ में मिलेगा। तो ये ज़्यादा इसका माइंड करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ इतना ही था, 1/2 mv इसको निकाला हमने, फॉर्मूला था, उसकी जगह वेलोसिटी की वैल्यू रखी, एक नई एनर्जी हमें मिल गई, ठीक है, मैक्सिमम पे मिल गई, उसको इक्वल रख लिया, आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखना भाई साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अ पर्सन पुल्स अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल ऑफ द डेप्थ इज अ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉक इज m एंड दैट द मास ऑफ द bucket which is full of water is m. So mass of rope is small m and mass of bucket is capital M. ओके और हमसे कहा गया है उसको h हाइट से निकाला जाता है। तो देखिए वर्क डन ऑन बकेट निकाल लेते हैं, वर्क डन ऑन बकेट। यहां पर एक चीज जरा समझिएगा, ये है बाल्टी, इसको निकाला, अभी मैं बाल्टी की बात कर रहा हूं जो कि पानी से भरी है और उसका मास दिया कैपिटल M। तो मतलब इस बाल्टी को, तो इस बाल्टी पर ग्रेविटी तो लगाएगी फोर्स नीचे की तरफ, तो इस बाल्टी पे नीचे की तरफ कैपिटल M जी, और उसको h हाइट तक ले जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इसका वर्क डन कितना होगा, बकेट पर W भी लिख रहा हूँ मैं, mgh होगा। हम भी जानते हैं W बराबर Fs होता है। ये तो वर्क डन बाय बकेट हो गया, बाय बकेट। लेकिन अब वर्क डन बाय रोप, क्योंकि रोप मासलेस नहीं है, मास दिया हुआ है, इसका मतलब रोप पर भी कोई ना कोई वर्क डन होगा। तो वर्क डन बाय रोप, रोप के द्वारा वर्क डन, तो वो कितना होगा। अब ये रोप जो है मान लेते हैं कि ये h हाइट की, क्वेश्चन में तो नहीं दिया लेकिन हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अगर मैं डालूंगा किसी रोप को अंदर तो कितनी गहरी जाएगी, जितनी गहराई कुएं की होगी। ये बात फिक्स है, ये बात अंडरस्टैंडेबल है कि आप अगर किसी चीज़ को डालोगे, किसी चीज़ के अंदर आप किसी के रस्सी वगैरह डालोगे तो उतनी तो ज़रूर डालोगे जितनी उसकी लेंथ होगी, उस गहराई, जितनी गहराई आप मतलब मान लेते हैं कुएं में आप डाल रहे हो, कुएं की गहराई h है, तो आप कम से कम इतनी लंबाई की रस्सी तो लाओगे कि जो h के बराबर आ सके। ये बात तो ठीक है। मान लेते कुएं की हाइट 20 मीटर है, 20 मीटर गहरा कुआं है, तो कम से कम आप 20 मीटर लंबी रस्सी तो लाओगे। तो ये बात लॉजिकफुल है। तो इसका मतलब इसकी टोटल हाइट h है। अब अगर हम इसके मास पे बात करें तो ग्रेविटी इस पे कहाँ एक्ट करेगी, इतनी लंबी रस्सी है, मैं किस पॉइंट पे ग्रेविटी को मानूंगा, तो मैं मानूंगा सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास। अब क्योंकि एक रस्सी हो गई, एक रस्सी, तो हम जानते हैं कि इस तरीके का जो सिस्टम होता है रस्सी वगैरह, इनमें सेंटर ऑफ मास होता है h/2 पर।
उसकी आधी ऊंचाई पर। हम क्वेश्चन कराऊंगा जब मैं सेंटर ऑफ मास का अगला ही चैप्टर है उसके अंदर मैं डिटेल में समझाऊंगा कि सेंटर ऑफ मास ऑन अ स्टिक, सेंटर ऑफ मास ऑन अ रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑन अ डिस्क, उसके अंदर हम समझेंगे कि आजकल ये कैसे आया। फिलहाल आपको इतना याद रखना, जब भी आपके पास कोई लंबी छड़, लंबी रॉड, लंबी रस्सी दी हो तो उसका अगर सेंटर ऑफ मास पे आपको काम करना है तो वो h/2 पे होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर फोर्स लगेगी mg और h कितनी आएगी h/2। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, इन दोनों को जोड़ लो, वर्क डन ऑफ बकेट प्लस वर्क डन ऑफ रोप, एंड नाउ द आंसर इज कैपिटल mgh प्लस mgh/2। अब जैसा कि मेरी आदत, मैं ऑप्शन फिर से नहीं लिखा, ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन है कैपिटल m/2 gh, ऑप्शन है 1/2 कैपिटल M प्लस m gh, ऑप्शन है कैपिटल M प्लस m gh, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है कैपिटल m/2 m और gh। इन दोनों को रखा, इन दोनों में से देखो gh कॉमन आ रहा है तो वो बचा कितना gh कैपिटल M प्लस m/2। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही है। अब अगर अभी भी किसी को, चलो मुझे लगता है बकेट वाला समझ में आ गया, रोप वाले में अभी भी अगर दिक्कत है तो सुन लो, किसी भी छड़ का, क्योंकि जब एक इतनी बड़ी छड़ ली जाएगी या रस्सी ली जाएगी तो उसमें ग्रेविटी किस पार्टिकल पर किस जगह लग रही है हम पता नहीं कर सकते, इसलिए हम वहाँ पर सेंटर ऑफ मास को कंसिडर करते हैं। और यहाँ पर किसी भी छड़ में, किसी भी लंबाई वाली चीज़ में सेंटर ऑफ मास आधी दूरी पे होता है, बस इतना आपको याद रखना। चलो 8वां भी हो गया। अब 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन करके इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, मतलब इस वीडियो को क्लोज करते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ढंग से देखिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर अगर मैं ढंग से देखूं तो ऐसा एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में मुझे दिया हुआ है 20 द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, जो कि वेलोसिटी है पार्टिकल की, ये v है, और यहाँ पर ये टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, ये 0 लिखा हुआ है। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम द 20 मीटर पर सेकेंड टू 0 in 10 seconds. If the mass of the particle is 2 kg, then identify the correct statement. स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, देखो चल तो लिखते हैं। पहला स्टेटमेंट है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। पहला स्टेटमेंट ये। चलो भाई साहब, दूसरा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन वर्क डन बाय friction force is minus 400 joule, and the C, 1 2 A B C D, sorry A B C, magnitude of friction force acting on the particle is 4 Newton, and D is all the above। अब ये बात क्या है जरा ढंग से समझिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा है। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलो कुछ नहीं है, एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी जो है वो जो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो चल रहा था, यानी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास दी हुई है, कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल कितनी होगी 0 हो गई, कितनी सेकंड पे t बराबर 10 सेकंड पे। हमसे कहा है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज minus 400 जूल, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 4 न्यूटन, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन निकालूँ तो एक्सेलरेशन कितना निकलेगा v माइनस यू बाई टी, तो v कितना हो गया 0 माइनस 20, t कितना हो गया 10, आंसर कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं अगर इसका फोर्स लिखा लूँ तो फोर्स कितनी निकलेगी, m है। फोर्स कितनी निकल रही है, m है। ढंग से सुनेगा, फोर्स कितनी निकल रही है, ma। ढंग से देखिएगा, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है मास भी दिया हुआ पार्टिकल का मास हमारे पास दिया हुआ है 2 kg, ठीक है। हाँ, पार्टिकल का मास हमारे पास दिया हुआ 2 kg रखो, तो 2 इंटू ए कितना हमारे पास -2, आंसर कितना है -4 न्यूटन। तो ज़रा इस चीज़ को मुझे समझाइए, अगर मैं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लूँ तो मेरे पास कितना आएगा 4 न्यूटन। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 4 न्यूटन। स्टेटमेंट नंबर सी क्लियर। प्लस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये माइनस क्या डिनोट करता है, ये माइनस ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब ये पार्टिकल इधर आ रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। मतलब ये +x डायरेक्शन में पार्टिकल आ रहा है, फोर्स लग रहा है -x डायरेक्शन में। मतलब स्टेटमेंट नंबर ए भी सही, मतलब 2 स्टेटमेंट एक साथ सही हो गए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इस बी भी क्या हो सकता है, सही हो सकता है, इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर मैं इसकी एनर्जी निकालूँ, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, तो निकाल लो 1/2 m कितना हो गया मेरे पास 2, और ये कितना हो गया v मेरे पास कितना हो जाएगा 1/2 mv²। v मेरे पास कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड। आंसर कितना आएगा, सॉरी यहाँ माइनस नहीं आएगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा मेरे पास में 400, देखिए कटा 400 जूल। क्या मेरे पास तीनों स्टेटमेंट मैंने प्रूफ नहीं किए, तो इसका मतलब है कि हमारा ऑल ऑफ द अबव एकदम सही है। अच्छा, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत आती है जब स्टेटमेंट आ जाते हैं, तब बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि यार चारों में से कौन सा सही होगा, और ऑल ऑफ द अबव आ जाता तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो देखिए, मेरी बात एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर ऑल ऑफ द अबव आपके पास क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो तब तो चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, ये बात तो हम भी जानते हैं। लेकिन अगर ऑल ऑफ द अबव दिया हो तो आप तीनों ऑप्शंस को प्लीज़ चेक करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, आपको गिवन सर्कमस्टांसेस में ये चीज़ समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है, जो कि सब बच्चों को कंफ्यूज कर रहा होगा, जो ये सोच रहे होंगे कि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर क्या मतलब है। देखिए, फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअल में और कुछ नहीं है, यहाँ पर हो क्या रहा है कि पार्टिकल ऐसे नीचे आ रहा है, तो ऐसे नीचे आने की वजह से लिखा हुआ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली दैट 20 मीटर पर सेकेंड टू 0 to 10 सेकेंड। हुआ क्या कि पार्टिकल ऐसे आ रहा है नीचे की तरफ, मान लेते हैं ज़मीन पे ही होगा, मैं नीचे हवा में क्यों, ज़मीन पे ही होगा। तो ज़मीन पे ये तो मान लेते हैं एक गाड़ी है, ढंग से सुनिएगा मेरी बात, एक गाड़ी है 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार चल रही, अचानक से ब्रेक मारा, 10 सेकेंड में गाड़ी रुक गई, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 20 होगी, बाद में कितना होगी 0। फ्रिक्शन तो लगेगा, ये बात तो हम भी जानते हैं, टायर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगी। इसका मतलब वो फोर्स जो हम हमेशा कंसिडर करते हैं किसी लीनियर चीज़ पर, जैसे मान लेते हैं गाड़ी है, ठीक है, ये एक रोड है, तो यहाँ पर इस पर जो फोर्स लग रही होगी वो ऑब्वियस सी बात है कितनी लग रही होगी, F। फ्रिक्शन फोर्स साथ में लगेगी तो क्या लगेगा μmg, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स होगी जाहिर सी बात है फ्रिक्शन फोर्स ही कंसिडर की जाएगी, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद में फ्रिक्शन अपना काम करता है बहुत ज़्यादा। फ्रिक्शन क्या काम करता है, चीज़ों को रोकने का। अब अगर ब्रेक लगाओगे, ढंग से सुनेगा, ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी किधर जाएगी, गाड़ी रुकेगी और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे की तरफ। अब आप इस चीज़ को ऑपोजिट डायरेक्शन में समझे, ठीक है, कि सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, गाड़ी आगे की तरफ जाएगी और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। फ्रिक्शन पीछे की तरफ रख के इसको रोकने की कोशिश करेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। फ्रिक्शन रोक कर इसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन कहेगा पीछे रुक जा। तो अगर गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है तो डायरेक्ट बात है, फ्रिक्शन उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव तो हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन तो हो गया, फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग गई, बात खत्म। दूसरा, अब हमें निकालना था क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। हम F = ma वाला मैंने फॉर्मूला लगाया, मेरा आराम से आंसर निकल गया, मैंने इसमें लगाया और मेरा आंसर आ गया। क्योंकि मैं अगर इस पे बात करूँ, मैं इस डायरेक्शन में बात करूँ तो मेरा हमेशा इस तरफ जाता है, क्योंकि देखिए मैं ये वाली mg फोर्स तो कंसिडर नहीं कर सकता, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाया है कि फ्रिक्शन इतना लगता है इनके बीच में, मैं mg फोर्स तो कंसिडर नहीं कर सकता, मैं करूँगा तो ma ही, क्योंकि गाड़ी एक्सेलरेट हो रही होती है, और एक्सेलरेशन के अंदर जब हम किसी रोड पे कोई व्हीकल को मूव कराते हैं तो वहाँ फोर्स को mg में नहीं लेते हैं, ma में लेते हैं,
क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक्सेलरेशन हमारे पास मिला होता है, क्योंकि वहाँ लीनियर एक्सेलरेशन हो रहा होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं हो रहा होता है, इसलिए हम वहाँ क्या लेते हैं, एम ए लेते हैं। तो जाहिर सी बात है फोर्स हमने यहाँ पे क्या ली, एम ए ली। तो मेरा दूसरा स्टेटमेंट भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। हमने ए तो इससे निकाला, एम ए में रखा, हमारा ये आंसर भी आ गया। प्लस अब आपने हमसे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन भी पूछा, तो वर्क डन का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब वो चीज़ चल रही होगी तो उस पर अगर मुझे वर्क डन निकालना तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास है नहीं, कुछ दिया नहीं है, लेकिन वेलोसिटी मेरे पास दी हुई है। और अगर मुझे वर्क डन वेलोसिटी के थ्रू निकालना है तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई इस क्वेश्चन में, और भी मैंने 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा भी बता दी। हालांकि अगर आप इन चीज़ों को नहीं जानना चाहते तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैंने अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त समझाया वो ज़रूर याद रखेगा कि अगर आपके पास स्टेटमेंट वाला कोई क्वेश्चन आ जाए और उसमें अगर 4 ऑप्शन हो, चारों अलग अलग हो, तो कोई एक ऑप्शन सही होगा, ये बात फिक्स है। लेकिन अगर ऑल ऑफ द अबव दिया हो तो प्लीज़ एक बार तीनों ऑप्शन को चेक करने की कोशिश कीजिएगा, अपना लॉजिक ज़रूर लगाए। ये 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँगा। ये मुझे आज आप लोग करके दोगे, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर लिख के दोगे, और आप अगर कमेंट में आंसर लिख के दोगे तो मैं आंसर चेक करूँगा। फिर उसके बाद हम अगली वीडियो में आपका नाम बाकायदा मेंशन करते हुए कि इस स्टूडेंट ने हमें आंसर बताया, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को वापस करेंगे और हम बताएंगे कि आपने जो आंसर बताया वो भी बताएंगे। फिर हाँ, अगर आपका आंसर और मेरा आंसर, और सॉरी आपका मेथड और मेरा मेथड अगर सेम हुआ तो हम वो भी मेंशन करूँगा, और बाकायदा आपका नाम लेकर मेंशन करूँगा कि इस यूज़र ने, इस स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया है। क्वेश्चन है, द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ कार मूविंग विद द वेलोसिटी v is x, if the car is moving with the velocity of 2v, the minimum stopping potential। कुछ नहीं है, एक कार है जो कि v वेलोसिटी से चल रही है, अचानक से वो रुकी, तो रुकी कितनी दूरी पर, x दूरी पर रुकी। अगर वेलोसिटी 2v होती तो वो कितनी दूरी पर रुकती, हमें ये निकालना है। बस क्या होगा, 2x, 4x, 3x, 8x। चलो मैं आपको आंसर का हिंट भी दे देता हूँ, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप इसको मुझे सॉल्व करके जरूर बताइएगा। आंसर आएगा 3x, नहीं सॉरी, आंसर आएगा 4x आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलता है मैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी आएगा इस वीडियो का, जिसमें हम अगले 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।